साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा होगी। ये एक छोटा वीडियो होगा, लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान कौन, यहाँ एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा किया गया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। वर्ण क्रमानुसार मतलब अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1871 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। एक एक तथ्य आप इसको नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तासी के बाद, गार्सा द तासी के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास था, वो तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण जो इतिहास लेखन का प्रयास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास था, वो था सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, बहुत ध्यान से इसको जान लीजिए। ग्रियर्सन के इतिहास का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। ठीक है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या? काल क्रमानुसार वर्गीकरण उन्होंने किया। ठीक है। अब अगला बिंदु देखिए। ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र स्पष्ट करते हुए कहा कि न तो इसमें संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। ठीक है। अब ग्रियर्सन के संदर्भ में अगला, इनके इतिहास के संदर्भ में अगला बिंदु देखिए। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, देखिए जो उन्होंने काल विभाजन एक तरह से किया था अध्यायवार, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया तथा 16वीं 17वीं शती के युग को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। ठीक है। ग्रियर्सन का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी है। अब अगला नाम है साथियों मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, यह महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से नोट करिए इसको। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उन्होंने इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया तथा इसे 8 भागों में विभाजित किया। इस ग्रंथ में कवि के विवरण के साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के बारे में क्या लिखा है? कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है। साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, को प्राप्त है। अब इसके बारे में जान लीजिए। यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, यह भी बहुत परीक्षोपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए अगला बिंदु, काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया गया है। भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उन्होंने इसे शुद्ध धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में केवल 1000 कवियों को स्थान दिया। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। केशव दास को अलंकारवादी घोषित करके शुक्ल जी ने उन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक पद से वंचित कर दिया। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया तथ्य, इसको नोट करिए। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव से उत्पन्न निराशा का परिणाम बताया। शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य को सूफी मसनबी से अनुकृत माना। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा के स्वाभाविक विकास का परिणाम माना। और उन्होंने क्या कहा, देखिए ये इन्वर्टेड कामास में उनका स्टेटमेंट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ये, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहूँगा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। संत काव्य को इन्होंने पूर्ववर्ती नाथों व सिद्धों के साहित्य का सहज विकसित रूप माना। प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि उनकी कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की परंपराओं पर आधारित है। हजारी प्रसाद जी की जो अन्य महत्वपूर्ण रचना देखिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इसको हमने पढ़ा है, हमारे पास है भी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और इनकी दूसरी किताब देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। ठीक है, द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की स्थापनाओं को चुनौती देकर उसे सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया था। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाह्य रूप एवं भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर देने के बाद भी उन्होंने इसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से नहीं किया। ठीक है, अब आइए अगले नाम की ओर बढ़ते हैं, वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक की कालावधि को ही लिया गया है। यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यह आप नोट कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष 1929। इसमें 693 से 1643 ईस्वी तक की कालावधि को लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। 7 प्रकरणों में यह ग्रंथ है। देखिए ऊपर दिया गया है, सातों प्रकरण का नाम ये देखिए बॉक्स में है। संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ठीक है, 7 प्रकरणों में ग्रंथ है। युगों व धाराओं के नामकरण में थोड़ा परिवर्तन किया है। यथा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य नियम देकर इन्होंने सरल बनाया है। ये भी संत काव्य नाम किसका दिया हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो भी हिंदी के विद्यार्थियों को जानते होंगे। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देकर उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है, संधि काल एवं चारण काल। ठीक है, उन्होंने स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न अगले विद्वान की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा तक हम हो लिए। रामकुमार वर्मा किसको हिंदी का पहला कवि मान रहे हैं, स्वयंभू को मान रहे हैं।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट करते चलिए। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों अगले विद्वान की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखा गया हिंदी साहित्य, जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के इतिहास में 3 काल में साहित्य विभाजन है, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। और इनके इतिहास में रासो काव्य परंपरा जैसी नई परंपरा का वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बहुत थोड़े समय में हमने चर्चा कर ली। अब हिंदी साहित्य के आदिकाल की ओर हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तथ्यात्मक वीडियो, चूँकि मेरे नोट्स हैं, मेरी तैयारी के नोट्स हैं और बहुत ही मेहनत करके नोट्स तैयार किए गए हैं, लोगों की जिज्ञासा थी कि इसका लाभ उन्हें भी मिले, तो मैंने इस पर डाल दिया। आप लोग भी इसका लाभ लें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।